हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रक्षा सिंह। मैं आपको टीडीएस पार्ट 1 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर 2 पढ़ाऊंगी। और पेपर शुरू करने से पहले या सिलेबस पर डिस्कस करना चाहती हूँ। सिलेबस पेपर 2 जो है उसका नाम है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मतलब तुलनात्मक राजनीति और सरकारें। और ये जो पेपर है तुलनात्मक राजनीति और सरकारें, इसके तहत हमें यूएसए, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नेपाल के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघ व्यवस्था, संवैधानिक बदलाव की प्रक्रिया, पार्टी सिस्टम और उस दबाव समूह, पार्टी सिस्टम मतलब राजनीतिक दल, और प्रेशर ग्रुप मतलब दबाव समूह के बारे में पढ़ना है। इतने प्रोसेसर्स को पढ़ना है। अगर हम जो पहला टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। इसके तहत एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को दे चुकी है। दूसरा टॉपिक आता है एग्जीक्यूटिव सिस्टम मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव सिस्टम मतलब व्यवस्थापिका। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के तहत हम लोग यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और नेपाल के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को समझेंगे हर एक देश के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को समझने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि कार्यपालिका क्या है और व्यवस्थापिका क्या होता है। तो व्यवस्थापिका क्या है? सरकार की व्यवस्थापिका को कैसे समझेंगे या व्यवस्थापिका के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम पहले इस पर डिस्कस करेंगे। व्यवस्थापिका मतलब लेजिस्लेचर, आपका तीसरा टॉपिक। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और कार्यों की प्रकृति एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्वों के दृष्टिकोण से व्यवस्थापिका तीनों अंगों में सर्वोच्च होता है। व्यवस्थापिका का कार्य है विधि निर्माण करना। तुलनात्मक राजनीति की आधुनिक शब्दावली के अंतर्गत व्यवस्थापिका के स्थान पर नियम निर्माण विभाग यानी रूल मेकिंग डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जाता है। व्यवस्थापिका के संगठन के कई आधार हैं। अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका के संगठन के लिए अलग अलग आधार को अपनाया जाता है। कुछ देशों में व्यवस्थापिका का संगठन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है तथा कुछ देशों में व्यवस्थापिका का संगठन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आमतौर से द्वितीय सदन के संगठन का आधार अप्रत्यक्ष होता है। आधुनिक युग में व्यवस्थापिका के निर्वाचन का आधार राजनीतिक दल है और राजनीतिक दलों के आधार पर ही व्यवस्थापिका का संगठन होता है। एक फेमस राइटर है रॉबर्ट सी बोन, उन्होंने कहा है कि किसी भी सरकार के व्यवस्थापिका विभाग के संगठन में दल का तथ्य, चाहे वो नकारात्मक अर्थ में हो या सकारात्मक अर्थ में लिया जाए, एक ऐसा उत्प्रेरक है जो उसे विषय परिधि प्रदान करता है और विधानमंडल की क्रियात्मकता को संभव बनाता है। व्यवस्थापिका के संगठन में उम्र, लिंग, स्थान आदि तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। आमतौर से विश्व के अधिकांश देशों में प्रथम सदन के संगठन में वयस्क मताधिकार को ही आधार माना जाता है और कुछ विशेष प्रकार के हितों तथा अल्पसंख्यकों को मान्यता देने के लिए कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं, जैसे आरक्षण, मनोनयन आदि। व्यवस्थापिका के संगठन का विश्लेषण करने के क्रम में एक सदनात्मक एवं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का उल्लेख करना आवश्यक है। इस प्रकार व्यवस्थापिका है क्या? व्यवस्थापिका विधि निर्माण का केंद्र होता है, जहां विधि से संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है। और व्यवस्थापिका पूरे विश्व के संविधान को एनालिसिस करें तो हम व्यवस्थापिका के 2 रूपों को देखते हैं।
और इसमें एक है एक सदनात्मक व्यवस्था जिसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, और दूसरा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जिसे बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। अब एक सदनात्मक व्यवस्था है क्या? एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है क्या? जिस व्यवस्थापिका में एक सदन हो उसे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। अनेक विद्वानों का मत है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ही लोकतंत्र के लिए उपयुक्त है। फ्रांस के विद्वान विधिवेत्ता एबे सिएज के कथनानुसार द्वितीय सदन एक अनावश्यक सदन होता है। अनावश्यक सदन होता है क्योंकि वहाँ सहमति व्यक्त नहीं करता और यह अनावश्यक है, और यदि असहमति व्यक्त करता है तो यह कार्य सफल नहीं होता। सिएज ने यह भी कहा है कि कानून लोगों की इच्छा का फल है। लोग एक ही समय ही एक ही विषय पर दो भिन्न इच्छाएं नहीं कर सकते। फ्रांस और इंग्लैंड में क्रमशः 1891 फ्रांस में 1891 तथा इंग्लैंड में 1651 ईस्वी में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाने का प्रयोग किया गया था, परंतु कई कारणों से वह प्रयोग सफल नहीं हो सका। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका की उपयोगिता के संबंध में ये कहा जा सकता है कि यह लोकतंत्र के अनुकूल है तथा इसके अंतर्गत दो सदनों के बीच पारस्परिक संघर्ष या तनाव का वातावरण नहीं रहता। आज अधिकांश विद्वानों की यह मान्यता है कि कई दृष्टियों से द्विसदनात्मक व्यवस्था ज़्यादा उपयुक्त और उपयोगी है। यद्यपि चीन, यूनान, इस्टोनिया, यूगोस्लाविया तथा कुछ अन्य देशों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका बनी हुई है, तथापि अधिकांश देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को ही स्थान दिया गया है। इस प्रकार हम समझते हैं कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका वह प्रक्रिया या वह प्रणाली है जिसमें एक सदन को प्राथमिकता दी जाती है, और जो दूसरा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बाईकैमरल लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, दो सदनों वाली व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। आज विश्व के अधिकांश देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया है। कई विद्वान यह मानते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका इंग्लैंड का देन है। बिलोवी ने कहा है कि यदि ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक न होती तो शायद विश्व के अन्य विधानमंडल भी द्विसदनात्मक नहीं होते। पोलास्की नामक विद्वान ने कहा है कि यह केवल ऐतिहासिक संयोग की बात है कि इंग्लैंड की व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक थी और अन्य देशों की उसी का अनुसरण किया। जिन देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहाँ एक सदन को प्रथम सदन तथा दूसरे को द्वितीय सदन कहा जाता है। प्राचीन काल में द्वितीय सदन को उच्च सदन कहा जाता था। प्रथम सदन लोकप्रिय सदन होता है तथा द्वितीय सदन विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इंग्लैंड की लॉर्ड्स सभा वहाँ के उच्च घराने के लॉर्ड्सों और पियरों का प्रतिनिधित्व करती है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत द्वितीय सदन राज्यों के संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। उच्च सदन या द्वितीय सदन की रचना में भी भिन्नता पाई जाती है। इंग्लैंड में लॉर्ड सभा के संगठन का आधार वंश परंपरानुगत सिद्धांत है। इंग्लैंड में लॉर्ड सभा के संगठन का आधार वंश परंपरानुगत सिद्धांत है। अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड तथा सोवियत रूस में द्वितीय सदन प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित होता है और भारत में द्वितीय सदन अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित होता है तथा इसके कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं। इस प्रकार हम व्यवस्थापिका की कुछ बातों को समझते हैं, जिसमें व्यवस्थापिका के तहत हम ये समझे हैं कि व्यवस्थापिका विधि निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और व्यवस्थापिका के तहत दो प्रक्रियाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया। एक सदनीय व्यवस्थापिका और दूसरा है द्विसदनीय व्यवस्थापिका।
एक सदनीय व्यवस्थापिका कुछ देशों में अपनाया गया है और द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कुछ देशों में, अधिकतर देशों में अपनाया गया है। और हम हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और नेपाल का संविधान या यहाँ की हमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संघ व्यवस्था, इसके संवैधानिक प्रारूप को समझना, यहाँ की दल व्यवस्था को समझना है, या इन सभी देशों के प्रेशर ग्रुप्स या दबाव समूहों को समझना है। यहाँ की जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक है। तो इस प्रकार हमें द्विसदनात्मक व्यवस्था पर फोकस करना है। अब हम आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों का कार्यान्वयन करना है। विधियों को लागू करने वाली शक्ति को कार्यपालिका शक्ति कहा जाता है और इस शक्ति का प्रयोग करने वाली संस्थात्मक संरचना को कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका का दो अर्थ में प्रयोग किया जाता है, व्यापक अर्थ में तथा संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी कर्मचारी आते हैं जिनका संबंध प्रशासन से होता है, और संकुचित अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे राजनीतिक अधिकारीगण आते हैं जिनका संबंध नीति निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन से है। अमेरिका में राष्ट्रपति तथा उसके सचिव, ब्रिटेन में सम्राट तथा उसके मंत्रिमंडल, फ्रांस में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। मैक्रिडिस जो एक विद्वान है, मैक्रिडिस ने कहा है कि राजनीतिक कार्यपालिका राजनीतिक समाज के शासन के लिए औपचारिक उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्थागत व्यवस्था है, और आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कार्यपालिका में कार्यपालिका के प्रधान तथा मंत्रिमंडल को लिया जाता है। असैनिक सेवा तथा इस स्तर के कर्मचारी कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आते। अब कार्यपालिका क्या है उसको समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और कार्यपालिका के प्रकार के बारे में बताते हैं। आधुनिक युग में कार्यपालिका के कई प्रकार हैं। अलग अलग राज्य में कार्यपालिका के अलग अलग प्रकार हैं और आधुनिक कार्यपालिका के मुख्यतः कुछ रूप हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यो तो संकुचित दृष्टिकोण से कार्यपालिका के अंतर्गत असैनिक सेवा के सदस्य नहीं आते, फिर भी कार्यपालिका का वर्गीकरण राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका में किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका वह कार्यपालिका है जो निर्वाचित होती है तथा जो एक निश्चित अवधि के लिए अपने पद पर बनी रहती है। इसके विपरीत अस्थायी कार्यपालिका वह कार्यपालिका है जो स्थायी है तथा जिसका निर्वाचन से कोई संबंध नहीं है। स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहती है। अब दूसरा है नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। जब कार्यपालिका केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, जब कार्यपालिका में केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, तब उसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। इसे संवैधानिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की तथा वास्तविक दोनों प्रकार की कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन का सम्राट तथा भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है। ये दोनों अपने अपने राज्य के मात्र संवैधानिक प्रधान हैं। जब कार्यपालिका संवैधानिक दृष्टिकोण से प्रधान नहीं होते, जब कार्यपालिका में संवैधानिक दृष्टिकोण से प्रधान नहीं होते हुए भी यथार्थ में प्रधान होते हैं, तब उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। ब्रिटेन एवं भारत का मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है। अमेरिका का राष्ट्रपति तथा फ्रांस का राष्ट्रपति संवैधानिक एवं वास्तविक दोनों कार्यपालिका का मिश्रण होता है।
तीसरी, ये तो हुआ आपका दो कार्यपालिका के बारे में हम डिस्कस किए, एक राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, दूसरा नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका, नॉमिनल एवं रियल एग्जीक्यूटिव। और नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव जो कि नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका है, इसको हम जो हमारा सिलेबस है उसमें यूएस, इंग्लैंड, यूएसए, अमेरिका और फ्रांस और स्विट्जरलैंड या और नेपाल में भी देखते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका दोनों हमें अपने सिलेबस में जो यूके पढ़ेंगे, यानी इंग्लैंड के संविधान के बारे में या वहाँ की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे वहाँ की व्यवस्थाओं में, तो हम वहाँ नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका को देखेंगे, क्योंकि वहाँ का सम्राट जो है वो नाममात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है और वहाँ का प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वो वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है। और जब हम फ्रांस और अमेरिका का पढ़ेंगे और स्विट्जरलैंड का पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे, फ्रांस और अमेरिका में देखेंगे कि हमें वहाँ के राष्ट्रपति में नाममात्र और वास्तविक दोनों ही कार्यपालिका का उदाहरण मिल जाएगा। और स्विट्जरलैंड, नेपाल में भी इसका उदाहरण देखने को कुछ कुछ जगहों पर मिलेगा। तीसरा है एकल और बहुल कार्यपालिका। जब कार्यपालिका की शक्तियाँ एक निश्चित व्यक्ति के हाथ में निहित नहीं होती है, तब उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है। इंग्लैंड, अमेरिका तथा फ्रांस में एकल कार्यपालिका है। जब कार्यपालिका की शक्ति एक निश्चित व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। और इसका उदाहरण हमारे सिलेबस में इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस की कार्यपालिका के समय आपको डिस्कशन के समय आपको मिल जाएगा। जब कार्यपालिका की शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में निवास न कर कुछ व्यक्तियों के समूह में निवास करती है, तब उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद तथा सोवियत रूस की प्रेजिडिशियस ये जो स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद और जो रूस का प्रेजिडिशियम है, वो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा एक संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। अमेरिका में के संसद को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस का निर्माण कॉमन सभा और प्रतिनिधि सभा और सीनेट से होता है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और सीनेट से होता है। इंग्लैंड में संसद का निर्माण जो है वो भी राजा और उनके दो सदनों से मिलके बनता है। उसी प्रकार स्विट्जरलैंड में भी जो संसद है उसका एक सदन है, उसका नाम संघीय परिषद है। और रूस में के संसद में का एक परिषद है, उसका नाम प्रेजिडियम है। तो ये दोनों जो संघीय परिषद और प्रेजिडियम है, ये दोनों बहुल कार्यपालिका के उदाहरण हैं। स्विट्जरलैंड तथा सोवियत रूस में कार्यपालिका की शक्तियां सभी सदस्यों में समान रूप से बटी हुई हैं। इन संस्थाओं का प्रधान मात्र औपचारिक प्रधान होता है, उसे किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता। वैसे स्विट्जरलैंड आपके सिलेबस में स्विट्जरलैंड का जो संविधान है या स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका व्यवस्थापिका में जो अध्ययन करेंगे, उसमें हम अलग तरह की व्यवस्था को देखेंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड हर जगह लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत चुनाव होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा अनोखा संविधान है जहां हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार जो 4 देशों का संविधान, यूके, यूएसए, फ्रांस और नेपाल का संविधान है, उसमें उन सब में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज मिलेगी, लेकिन आप स्विट्जरलैंड के संविधान को देखेंगे तो वो एकदम अलग है, वहाँ की प्रक्रिया भी एकदम अलग है। तो हम बात कर रहे थे
कार्यपालिका के प्रारूपों की, जिसमें 3 प्रारूपों को हम बता चुके हैं। चौथा प्रारूप है संसदीय एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणालियों में कार्यपालिका के स्वरूप भिन्न होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, सांवैधानिक और वास्तविक। वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। वास्तविक कार्यपालिका में ही वास्तविक शक्तियां निहित रहती हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका संवैधानिक और वास्तविक एक ही होती है, साथ ही यह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। अमेरिका का राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण है। वह यथार्थ रूप में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह तथा उसके सचिव कांग्रेस के किसी सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। इसके साथ भी वह राज्य का प्रधान भी होता है। इस प्रकार हम कार्यपालिका का मतलब कार्यपालिका क्या है, उसके कितने फॉर्म्स हैं, इस फॉर्म्स मतलब इसके कितने रूप हैं, इसके 4 रूप हैं। व्यवस्थापिका क्या है, व्यवस्थापिका के कितने रूप है, ये उसके 2 रूप हैं, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका तथा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के तहत हमने जो डिस्कस किया या बताया कि एक सदनात्मक व्यवस्था क्या है और द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या होती है, तो हमें हमारे सिलेबस में जो 5 देश है, यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और नेपाल, उसमें वहाँ पे हम जो व्यवस्थापिका का प्रारूप या रूप देखते हैं वे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही है। लेकिन अगर हम कार्यपालिका के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे सिलेबस में जो यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और नेपाल का जो हमें प्रोसीजर पढ़ना है या संविधान के बारे में डिस्कस करना है, उसके तहत हम यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ जो कार्यपालिका का स्वरूप है वो एक प्रकार नहीं है। वहाँ के कार्यपालिका का स्वरूप अलग अलग है। हमने अभी कार्यपालिका के 4 स्वरूपों के बारे में आपको बताया, जिसमें पहला राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन 5 देशों में नहीं है। दूसरा हमने बताया नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका हम भारत और इंग्लैंड में देखते हैं, और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका हम भारत और इंग्लैंड में देखते हैं। कैसे? भारत में राष्ट्रपति और इंग्लैंड का राजा दोनों संवैधानिक रूप से प्रधान होते हैं। उन्हें जो शक्तियां दी गई है उस शक्तियों का वो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस शक्तियों का प्रयोग वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर करते हैं। इस प्रकार उनको नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जा सकता है। और वास्तविक भारत और इंग्लैंड में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कैबिनेट, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। और उसके विपरीत हम फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति को पढ़ेंगे या उनके शक्तियों कार्यों का जब हम विश्लेषण करेंगे तब देखेंगे तो वहाँ केवल वास्तविक, इन दोनों संस्थाओं में, दोनों जगह के राष्ट्रपति में वास्तविक कार्यपालिका के गुणों को देखा जाएगा। ठीक है। और जो तीसरा फॉर्म है कार्यपालिका के, एकल और बहुल कार्यपालिका, तो एकल कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें सारी शक्तियां एक निश्चित व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, और उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में जिन देशों में पढ़ना है उसमें एकल कार्यपालिका आप इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस में देखेंगे, नेपाल में भी देखेंगे। और जो बहुल कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका के कारण ही स्विट्जरलैंड को सबसे अलग रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुल
कार्यपालिका का उदाहरण आप देखेंगे। ठीक है, और जब हम स्विट्जरलैंड के संविधान या स्विट्जरलैंड की कार्यप्रणाली का डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी बताएंगे कि ये कार्यपालिका के किस स्वरूप में आता है। इस प्रकार इसको अपने ध्यान में रखिएगा। चौथा है जो संसदीय और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, राजा या राजा जो प्रधान होता है, और संसद के दोनों सदन जहाँ पे हो वहाँ पे संसदीय कार्यपालिका होती है। और वहाँ पे जो संसदीय कार्यपालिका है वहाँ पे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ये संसदीय प्रकार की कार्यपालिका है उसमें देखने को मिलता है। और संसदीय प्रकार की कार्यपालिका हमारे भारत में प्रचलित है, और आपके सिलेबस में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें आप इंग्लैंड को इसमें प्रमुख रूप से देख सकते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक प्रकार की जो कार्यपालिका है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, वो आप अमेरिका में देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं होता। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक गुण है। इस प्रकार हम संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अलग करते हैं। और व्यवस्थापिका के तो दो ही फॉर्म्स थे, एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, जिसको आप एकदम आसानी से समझ चुके हैं। तो हम जो आज आपसे डिस्कस किए उसके तहत आप समझ पाए होंगे कि जो आपको पांचों देश का संविधान पढ़ना है उसकी कार्यपालिका का स्वरूप कैसा होगा या उसके व्यवस्थापिका का स्वरूप कैसा होगा। तो अभी आज हम आपको व्यवस्थापिका और कार्यपालिका क्या है इसके बारे में बताएं। कल से हम आपको व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के तहत इंग्लैंड के संविधान का डिस्कशन करेंगे। मतलब कि इंग्लैंड के संविधान की कार्यपालिका की प्रक्रिया क्या है, व्यवस्थापिका विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इंग्लैंड के संविधान में किस प्रकार और संविधान से अलग है। फिर उसके बाद अमेरिका के संविधान पे आएंगे। फिर इंग्लैंड के और अमेरिका के संविधान में उसके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की तुलना, इंग्लैंड के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की तुलना अमेरिका के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के साथ तुलना करेंगे। इस प्रकार हम अपने सिलेबस को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।